हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स सीरीज का कंटिन्यूएशन में वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आई बटन पे आप उन वीडियोस को देखिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसको कैसे करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की जरूरत क्या है, क्योंकि डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसको प्रेजेंट करना भी हमको आना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंग्लिश का कोट बताना चाहूंगा जो बोलता है कि अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, जिसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि अगर आप किसी चीज के बारे में 1000 बातें बोल दें, उससे अच्छा आप ये है कि अगर उसकी फोटो दिखा सकते हैं तो आप उसकी फोटो या फिर उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, वो उन 1000 वर्ड से ज्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगी। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ ताजमहल की, जैसे कि वो सफेद कलर की मार्बल से बना है और वो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ताजमहल की जो सुंदरता है वो बहुत ही मनमोहक है। इस तरीके की 50 बातें अगर मैं आपसे करूं और यहाँ पर आप देखिए एक मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको फोटो देख के ज्यादा समझ में आ रहा होगा, मेरी बातों से आप शायद उतना ना समझ पाए। इसीलिए बोला जाता है अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो अब आप समझ सकते हैं कि ग्राफ्स का फायदा क्या है। हम बहुत बड़े और कठिन डाटा को सामने वाले को ग्राफ्स की मदद से बहुत इजीली बता सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर बताना हो तो आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें हमको क्रिकेट मैच के दौरान कितने सारे ग्राफ्स बताए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान टीवी ब्रॉडकास्टर के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरा डाटा आपको समझा सके, इसीलिए वो ग्राफ की मदद से बहुत ही जल्दी आपको चीजें समझा देते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि ग्राफ होता क्या है और फिर उसकी जरूरत किस तरीके से आती है। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा हमारे पास आएगा उसको हम ग्राफ्स की मदद से सामने वाले को समझाएंगे, और ऐसा करने से हमारा टाइम बचेगा और सामने वाले को बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, डाटा के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इसको करते कैसे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए हमको 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं, पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम और तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये तीनों क्या होते हैं मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपका टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ में आप देखिए कि जो डाटा हमारे पास होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डाटा है वो कैसा भी हो सकता है हमारे पास, उसको हमको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बार ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हम रेक्टेंगल्स की मदद से उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बार ग्राफ में जो बार की या फिर रेक्टेंगल की विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ये होगी, इसकी चौड़ाई ये होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप इतना चौड़ा भी बना सकते हैं उसका रेक्टेंगल, आप चाहें तो इतना चौड़ा भी बना सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। बार ग्राफ में आप बेसिकली सिर्फ देखते हैं कि उसकी जो हाइट है वो कहां तक जा रही है, यही देखा जाता है बार ग्राफ में। एक बार मैं जब हिस्टोग्राम आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है, क्योंकि हिस्टोग्राम में विड्थ का इंपॉर्टेंट होता है, चौड़ाई का इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम इसको सीधे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमको बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है जिसमें 70 स्टूडेंट्स हैं, वो एक लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं और वो अपने स्कूल कुछ इस तरीके से जाते हैं। 4 बच्चे 70 में से कार से जाते हैं, 27 बच्चे बस से जाते हैं, 12 बच्चे बाइक से जाते हैं, 19 बच्चे बाईसाइकिल से जाते हैं और 8 बच्चे रिक्शे से जाते हैं। हमको बार ग्राफ की मदद से इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो डाटा है उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताओ। तो हमने कुछ इस तरीके से एक ग्राफ ले लिया, ग्राफ पेपर पे आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमको एक एक्स एक्सेस लेनी पड़ेगी, एक वाई एक्सेस लेनी पड़ेगी और फिर हमको अपनी क्लासेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का ग्राफ बना लिया है। अब हम इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्स एक्सेस पर लिख लेंगे और बाकी के जो डाटा है जिसको वाई एक्सेस पे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना डाटा का क्लास बना लेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये जो बनाते हैं इसको हम इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर मैंने ये बनाया तो यहाँ पे मैं करूँगा ये 5 का हो गया और फिर 2 छोड़ के ये मान लीजिए 10 का हो गया, फिर 2 छोड़ के ये 15 का हो गया, फिर 2 छोड़ के ये 20 का हो गया, फिर ये 25 का हो गया और इस तरीके से ये 30 का हो गया।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्केल है वो बराबर की ली हुई है। तो अब हमको एक्स एक्सिस पे इनको प्लॉट करना है, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ऐसा करने से क्या फायदा बनेगा कि मेरे को इनके पूरे नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब रेक्टेंगल की मदद से हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। ए की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 4 है, तो 4 जो है वो 5 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने 4 बना दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी 27 है, तो वो 25 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ से बनाना पड़ेगा 25 से थोड़ा सा ऊपर। ये मैंने बी बना दिया। अब सी की बात करते हैं, तो सी की वैल्यू आ रही है 12, तो वो 10 से थोड़ी सी ऊपर आएगी, तो सी के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। डी की बात करते हैं, तो डी की वैल्यू आ रही है 19, जो कि 20 से हल्की सी नीचे आएगी, तो डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और अब देख सकते हैं कि यहाँ तक वो आ जाएगा। इसी तरीके से ई की बात करते हैं, तो ई की वैल्यू है 8, तो 10 से थोड़ा सा कम, यानी कि इस वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से ई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसका बार ग्राफ कंप्लीट कर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो विड्थ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमको हाइट देखनी रहती है। बट एक और बात आपको समझनी चाहिए कि विड्थ भले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ड्रॉ करते समय सबकी विड्थ बराबर ले लेते हैं, जिससे कि देखने में अच्छा लगे और सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने बार ग्राफ इस वाले क्वेश्चन का बना दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर सवाल में आपसे हिस्टोग्राम के बारे में बात करेगा, तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। हिस्टोग्राम समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो विड्थ है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब विड्थ जो है वो अपनी मर्जी से हम नहीं लेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सबकी विड्थ बराबर ले लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबकी विड्थ बराबर आपको दिख रही है, बट जब क्लास का इंटरवल अलग अलग हो जाएगा, क्लास का इंटरवल जब अलग अलग हो जाता है, उस समय विड्थ अलग अलग हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि क्लास इंटरवल अगर सेम होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 5000, 5000 का गैप है, 5000 से 10,000, 5000 का गैप है, 10,000 से 15,000, 5000 का गैप है। यहाँ पे क्लास इंटरवल सबका कैसा है, सेम दिख रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सबकी जो चौड़ाई है, सबकी जो विड्थ है वो सेम है। बट आगे के एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब क्लास इंटरवल सेम नहीं होता, उस समय जो विड्थ है वो अलग अलग हो जाती है। और हिस्टोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उससे अलग अलग क्लास के डाटा को भी एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये होता है हिस्टोग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो विड्थ इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आपको ये समझना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो अलग अलग रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। आप यहाँ पे बेसिक हिस्टोग्राम और बार चार्ट के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कि कोई गैप नहीं होता, इसमें गैप होता है। इसमें जो विड्थ है वो अलग अलग हो सकती है और इसमें विड्थ अलग अलग नहीं होती। इसमें तो विड्थ का कोई रोल ही नहीं है, बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम बनाते समय सेम विड्थ का ही बना लेते हैं। एक और डिफरेंस की बात करें तो ये जो है वो क्लास वाले डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये अनग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी मदद से। और हिस्टोग्राम जो है वो ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमको बता रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ अ हिस्टोग्राम, यानी कि इस डाटा का हमको हिस्टोग्राम बनाना है। और आप देखिए कि पिछले वाले एग्जांपल में ग्रुप्ड डाटा नहीं था, पिछले वाले में अनग्रुप्ड डाटा था, इस वाले में ग्रुप्ड डाटा है। कैसे देखेंगे, तो जब क्लासेस आने लग जाए, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लासेस आने लग गई हैं 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके के डाटा को ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, जैसा कि मैं अर्लियर वीडियोस में बता चुका हूँ। 10 से 20 में 7 लोग हैं, 20 से 30 में 11 है। इस तरीके से पूरे डाटा को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले की तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पुट करने के बाद यहाँ पे नंबर्स पुट करने पड़ेंगे। तो मैं 2-2 के गैप में नंबर्स को ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब देख सकते हैं कि 16 से बड़ी कोई एंट्री नहीं है, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो मार्क्स वाली रो को आप देखिए कि उसको प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये 10 मान लेते हैं, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80 तक ही हमको जाना है। तो यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा।
अब हम रेक्टेंगल्स की मदद से इसको प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको 10 से 20 की बात करनी है, जिसमें हमको 7 प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 6 है तो 7 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 8 ये है, तो 10 से 20 में 7 यहाँ पे आ चुका है। अब ये हिस्टोग्राम है तो हमको कोई गैप नहीं लेना है। 20 से 30 की बात करते हैं तो वो 11 आ रहा है, और 11 आप देख सकते हैं इस वाली लाइन में आएगा, तो 20 से 30 में मैंने 11 बना दिया, जो कि यहां तक बन रहा है। अब 30 से 40 की बात करते हैं तो वहां पर 9 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 9 कहां पे आएगा, 9 जो है वो इधर तक आ रहा है, तो मैंने 9 बना दिया है। 40 से 50 की बात करते हैं, 13 आ रहा है, तो हम फटाफट से 13 भी बना देंगे। 13 जो है वो मुझे दिख रहा है कि वो यहां तक आएगा। 50 से 60 की बात करें, 16 सबसे ऊपर यही जा रहा है, तो 16 जो है वो सबसे ऊपर तक यहाँ तक जा रहा है, ये हमने बना दिया। 60 से 70 की बात करें, 4 आ रहा है, तो 4 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 4। 70 से 80 की बात करें तो 2 आ रहा है, और उसको हम इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आ गया 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने हिस्टोग्राम बना दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास साइज जो है वो सेम क्लास साइज था, तो इस वजह से जो हिस्टोग्राम की विड्थ है वो आप देख सकते हैं कि सबकी बराबर आ रही है। अगले एग्जांपल में हम देखेंगे कि जब सेम क्लास साइज नहीं होती है तो विड्थ किस तरीके से निकाली जाती है और फिर उसको प्लॉट किस तरीके से किया जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जब क्लास साइज अनइक्वल साइज का आ जाए उस समय क्या करते हैं, वो वाली चीज अब हम देख लेते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमको एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आप समझिए कि इसमें होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूं। आप देखिए कि यहाँ पे एक डाटा है, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 से 2 में 5 बच्चे हैं, 2 से 3 में 4 बच्चे हैं, 3 से 5 में 10 बच्चे हैं, 5 से 7 में 12 बच्चे, 7 से 10 में 9, 10 से 15 में 10 और 15 से 17 में 8। अब आप समझिए कि यहाँ पे क्लास साइज का गैप कितने का, 1 का। यहाँ पे कितने का, 1 का। यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्लास साइज जो है वो अनइक्वल है, जैसा कि हम देखना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या समस्या है, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर अनइक्वल साइज है, ये जो क्लास साइज है वो बड़ी है और ये जो क्लास साइज है वो छोटी है। बड़ी वाली क्लास साइज में जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोग आ सकते हैं और छोटी वाली में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो दोनों को अगर आप सेम विड्थ से रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी कि मान लो आपने जब इसका ग्राफ बनाया तो आप बोलोगे कि 2 से 3 का ये है और 10 से 15 का गैप जो है वो बहुत बड़ा आएगा। अब इसको आप ड्रॉ करोगे तो ये 4 की वैल्यू आएगी और ये 10 की वैल्यू आएगी। तो इसमें जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल जो है वो अलग अलग चौड़ाई के अपने आप आ जाएंगे। अब सामने वाले को देख के लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वैल्यू इसकी हमको दिख रही है 10 है। तो इस तरीके की दिक्कत ना आए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर देते हैं। ये जो नंबर है अभी आप देखिए कि इसको हम एडजस्ट करना सीखेंगे, जिससे कि जो डाटा बनेगा, जिससे कि जो ग्राफ बनेगा वो सामने वाले को देखने में आसान तरीके से समझ में आए और उसको ऐसी दिक्कतें ना आए कि ये तो बड़ा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है, देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके की दिक्कतें ना आए, इसीलिए जो डाटा है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला देखिए कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए मिनिमम क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास। मतलब कि अगर हम इस डाटा की बात करें तो मिनिमम क्लास साइज कितना दिख रहा है आपको, तो सबसे छोटा ग्रुप जो है वो 1 का है, तो इसका मतलब मिनिमम क्लास साइज कितना हो गया, मिनिमम क्लास साइज इज इक्वल टू 1। और फिर फॉर्मूले में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि हम कौन सी क्लास को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास की वैल्यू दिख रही है 10। और डिवाइड किससे करना है, तो आप देखिए डिवाइड किससे करना है, क्लास साइज ऑफ द क्लास, यानी कि इस क्लास का साइज कितना है इससे हमको डिवाइड करना है। तो वो कितना दिख रहा है हमको 2, तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इस वाली क्लास की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आ जाएगी 1 मिनिमम क्लास साइज का इंटू फ्रीक्वेंसी से अपॉन यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका क्लास साइज 2 है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 5। तो यही आपको बाकी क्लास में करना है, तो मैं आपके लिए करके दिखा देता हूं। फिर जो नंबर आएगा उसको हम नॉर्मल हिस्टोग्राम की तरह ड्रॉ कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले इन सब का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाए कि हमको ड्रॉ क्या क्या करना है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं,
तो इसका क्लास साइज तो मिनिमम ही है, तो इसमें हमको कोई भी डिवाइड करने का फायदा नहीं मिलेगा। तो एक बार अगर आप कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम क्लास साइज तो 1 है ही है, क्योंकि इसी की बात हम पूरे उसमें करेंगे। और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, और इस वाले में आप देख सकते हैं क्लास साइज भी 1 का ही है। तो इस वाले ग्रुप के लिए 1 से 2 वाले के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। अब हम बात करते हैं 2 से 3 वाले के लिए, तो आप बताओ इसमें क्लास साइज कितने का, 1 का ही है। तो मिनिमम क्लास साइज 1 का ही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितने की, 4 की, और इसका खुद का साइज कितने का, 1 का, तो ये भी 4 ही रहेगा। अब 3 से 5 वाले में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। 3 से 5 में मिनिमम क्लास साइज तो हमेशा 1 ही है पूरे डाटा में, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10, और खुद का क्लास साइज कितना है, खुद का क्लास साइज है 2 का। 3 से 5 यानी कि 2 का गैप है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की। तो आप देखिए कि जो डाटा 10 का था अब वो 5 का आ चुका है। इसी तरीके से 5 से 7 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम तो क्लास साइज अभी भी 1 का ही है, क्योंकि मिनिमम पूरे में यही वाला रहने वाला है, और फ्रीक्वेंसी कितने की, 12 की, और डिवाइड कितने से हो जाएगा, 5 से 7 का गैप है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से 7 से 10 की बात करेंगे, इस बार मिनिमम क्लास साइज 1 ही है पूरे में, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, और डिवाइड कितने से होगा, 7 से 10 यानी कि 3, यानी कि इस बार एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 की। इसी तरीके से 10 से 15 की बात कर लेते हैं, वैल्यू कितने की है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 का, अपॉन साइज कितने का, 5 का, तो वैल्यू आ जाएगी 2। और 15 से 17 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 1 × 8 अपॉन कितने का गैप है, 2 का, तो ये आ गया 4। अब आप समझ सकते हैं कि हमको इन वाली फ्रीक्वेंसीज को हिस्टोग्राम बनाने के लिए प्लॉट करना है, ना कि इन वाली को। अब हम इसको हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी है, और सबसे बड़ा नंबर 6 का है, तो इसको मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। अब क्लास साइज की बात करते हैं तो 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से बनाना है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बना लेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो लास्ट हमको 17 तक की जरूरत थी। तो अब हम इसको रेक्टेंगल्स की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। 1 से लेके 2 में हमको बनाना है 5 का, तो 1 से लेके 2 में हमारा बन जाएगा ये वाला 5 का। अब 2 से 3 में हमको बनाना है 4 का, तो 2 से 3 में हमने बना लिया 4 का। 3 से 5 में हमको बनाना है 5 का, क्योंकि हम इस वाले को ड्रॉ करेंगे, इस वाले से अब हमको कोई मतलब नहीं। तो 3 से 5 की अगर बात करें तो कितने का दिख रहा है, 5 का। तो ये हुआ 3 से 5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अनइक्वल विड्थ का डाटा आ गया है। यहाँ पर आप देखिए विड्थ इतनी है और यहाँ पे विड्थ इतनी है, तो यही इस वाले हिस्टोग्राम की खासियत है। नेक्स्ट हमको बनाना है 5 से 7 का, और इसका डाटा आ रहा है 6, तो 5 से 7 में हम बना देंगे 6 का। नेक्स्ट हमको बनाना है 7 से 10 का, और 7 से 10 में आ रहा है 3, तो 7 से 10 आप देखिए क्लास बड़ी है, और इस तरीके से 7 से 10 में आप देख रहे हैं कितना चौड़ा उसका हिस्टोग्राम बन रहा है, कितना चौड़ा उसका रेक्टेंगल है, उसकी विड्थ 7 से 10 में आपको दिख रही है। नेक्स्ट आ गया 10 से 15, सबसे बड़ी क्लास इसी वाली की है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। 10 से 15 में हमको लाना है 2, तो 10 से 15 में 2 के लिए आप यहां से बनाएंगे इस तरीके से। आप देखिए कि इसका रेक्टेंगल कैसा है। 15 से 17 में आएगा 4, तो 15 से 17 में हम बना देंगे 4, यहां पे आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, सारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक है। तो ये हुआ कि जब अनइक्वल साइज का हिस्टोग्राम होता है तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसमें कि हमको जो हिस्टोग्राम होता है उसी की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना रहता है। आपने हिस्टोग्राम बनाना सीख लिया है। अब जो भी हिस्टोग्राम आप बनाएंगे उसमें आपको हर एक जो रेक्टेंगल है उसका मिडिल पॉइंट लेना है, हर एक रेक्टेंगल का मिडिल पॉइंट लेना है, हर एक रेक्टेंगल का मिडिल पॉइंट लेना है, और फिर क्या करना है, उनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद एक क्लास पहले की लेनी है, एक क्लास बाद की लेनी है, और वहां पे फ्रीक्वेंसी मान लेनी है 0 की, और इस तरीके से जब आप प्लॉट करोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। ये दोनों एग्जांपल अलग अलग डाटा के हैं, बट मैंने दिखाने के लिए आपको बताया कि पहले आप ये वाला बनाएंगे, और जब आप ये बना लेते हैं
तो ये पॉइंट्स की मदद से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो। क्लास मार्क कैसे लेना है तो ये पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लास मार्क आप देख सकते हैं कि 155 आया है, क्योंकि 150 और 160 के बीच में 155 आएगा। कैसे लिया, 100 अगर आपको नहीं आता है तो 150 प्लस 160 बाय 2 करके देख लो कितना आ जाएगा, 155। इसीलिए बीचों बीच में ये लगा दिया। अगर इसकी बात करें तो आप देखिए 170 प्लस 180 के बीच में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 175 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना रहता है। ये हमारे पास तीसरा ग्राफ है और इसको कंप्लीट करने से हमारा ग्राफ का काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इस वाले डाटा का। 30 से 34 में 12 फ्रीक्वेंसी है, 35 से 39, इस तरीके से पूरा डाटा हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो डाटा दिया है वो डिसकंटिन्यूअस क्लास का है। शुरुआत के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको कि डिसकंटिन्यूअस किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि चेन टूट रही है, 34 के बाद 35 आ रहा है। तो इस डाटा को हमको डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में लाना पड़ेगा, यानी कि हमको 0.5 सब जगह ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा नया डाटा बन जाएगा। हम नया डाटा बनाएंगे क्लास इंटरवल में और उसकी फ्रीक्वेंसी में, तो कोई अंतर आने नहीं वाला। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा 29.5 से 34.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 34.5 से 39.5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। इसी तरीके से पूरी टेबल को हम वापस बनाएंगे कि तो यहाँ पे आएगा 39.5 से 44.5। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम कर रहे हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप 35 में से 0.5 कम करोगे तो देख सकते हो 34.5 आएगा। 39 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 39.5 आ जाएगा। ये हमको पूरे कॉलम में करना है। तो 39.5 और 44 इसमें आ जाएगा 20 का डाटा। यहाँ पे आएगा 44.5 से 49.5 और ये हो जाएगा 8 का। यहाँ पे आएगा 49.5 से 54.5, ये हो जाएगा 10 का। और 54.5 से हमारे पास आ जाएगा 59.5, ये हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने डिसकंटिन्यूअस डाटा को कंटिन्यूअस डाटा बना लिया है। अब हम इसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। तो वापस से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बना लेंगे और फिर उसमें हम नंबर्स डाल के ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 के गैप में डाटा को ले लेता हूँ, 4, 8, 12, 16 और 20। और क्लास साइज आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं और यहाँ से हम लेना शुरू कर देते हैं ये 29.5 और 4 के गैप में लेना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 34.5 और फिर क्या हो जाएगा 39.5। फिर 2 के गैप में वापस ले लेता हूँ 44.5, 2 के गैप में 49.5, 2 के गैप में 54.5 और यहाँ पे आ जाएगा 59.5। तो अब हम इसको रेक्टेंगल्स की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि ये सारी क्लास सेम है तो हमको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की हिस्टोग्राम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम क्लास साइज आ रहा है। डिफरेंट आता है तब हमको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आ रहा है 12 का डाटा, तो इस तरीके से हम 12 को प्लॉट कर देंगे। फिर हमारे पास आ गया 16, तो 16 को हम इस तरीके से प्लॉट कर देंगे। फिर हमारे पास आ गया 20, तो 20 को हम इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे। फिर हमारे पास आ गया 8, तो 8 को हम इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। फिर 10 और फिर 4, तो 10 जो है वो 12 और 8 के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 10 प्लॉट कर दिया। और 4 जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने 4 प्लॉट कर दिया। पर यहाँ पे हमको हिस्टोग्राम नहीं बनाना, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको इनका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 29.5 को 34.5 बाय 2 करके, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 आप इसको दे दो तो ये हो जाएगा 30 और 34 64 बाय 2, तो यानी कि 32। तो अगर इसका 32 मिड पॉइंट आ रहा है और आप देख सकते हैं कि सब में 5-5 का गैप है, तो इसका आ जाएगा 37, इसका आ जाएगा 42, इसका आ जाएगा 47, इसका आ जाएगा 52 और इसका आ जाएगा 57। तो आप एक बार जब इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी और इनको हम फिर ज्वाइन कर देंगे।
इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे आ गया 37, 42, 47, 52, 57। अब हम इनको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें मिल जाएगा। प्लॉट करने के लिए हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, 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 इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये अभी हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक क्लास आगे की लेनी पड़ेगी, और वो कौन सी हो जाएगी, 59.5 से आप आगे 5 और लोगे तो वो हो जाएगा 64.5, और उसमें आप 0 की वैल्यू मान लोगे। तो जब आप इसको इससे ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे हमारा राइट एंड से क्लोज हुआ है, और यहाँ पे आप एक क्लास यहाँ पे मानोगे, इससे एक पहले की, और उसमें भी आप 0 से ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो अब आपका बना है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप एक बार जाके वापस से देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझा है तो क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.3 आपके लिए होमवर्क में रहेगी। अगले वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।